हेलो बच्चों, मैं आपका गुरु इंग्लिश गुरु अमन सर आपके लिए लेकर आ गया हूं इंग्लिश फ्रॉम जीरो सीरीज का वीडियो नंबर 36। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, देखिए तो आज हम लोग जानेंगे अपोजिटिव फ्रेजेस के बारे में। जी हाँ बच्चों, अगर आप लोग लंबे लंबे सेंटेंसेस को पढ़कर अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं या फिर आप लंबे लंबे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो फिर इन सभी प्रकार के फ्रेजेस के बारे में आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, जरा देख लीजिए। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अपोजिटिव क्या होता है, फिर इसके बाद आपको बताऊंगा अपोजिटिव फ्रेजेस क्या होते हैं, फिर ये कितने प्रकार के होते हैं और इनसे रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो हमेशा दिमाग में रखे जाने चाहिए वो रूल्स क्या होते हैं, फिर ये फंक्शन किस किस तरीके से सेंटेंस में करते हैं, फिर कॉमन एरर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो एरर्स पूछी जाती हैं और कॉमनली हम लोग स्पीकिंग करते समय, राइटिंग करते समय जो एरर्स हम लोग कर देते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। और फिर मेथड्स ऑफ पंक्चुएशन। जी हाँ, इस अपोजिटिव फ्रेज के बारे में एक खास बात ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी जितनी भी बेसिक बातें हैं ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग, वो सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये अपोजिटिव क्या होता है। मैं आपको बड़े ही आसान से शब्दों में बताने का प्रयास करता हूं कि आखिर ये अपोजिटिव क्या होता है। देखिए भाई, किसी एक सेंटेंस में मेरी बातों को पॉइंट वाइज आप अपने दिमाग में नोट करिएगा। देखिए जरा, किसी एक सेंटेंस में प्रयुक्त हुए दो भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द या दो भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द समूह। पहला पॉइंट क्या है कि किसी सेंटेंस में दो भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द होंगे या दो भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द समूह होंगे। यानी ये जो पहला शब्द या शब्द समूह है एक डिफरेंट शब्द है और ये जो दूसरा शब्द है या शब्द समूह है ये एक डिफरेंट दिखने वाला शब्द है। और दूसरी खास बात, ये जो दोनों ही शब्द या शब्द समूह होंगे ये क्या होंगे, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनको नाम क्या दिया जाएगा। देखो, ये या तो नाउन होगा और या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। अच्छा, और ये क्या होगा, ये या तो कोई नाउन होगा और या तो फिर कोई नाउन फ्रेज होगा। क्या होगा, या तो नाउन या तो कोई नाउन फ्रेज होगा। अच्छे से मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी सेंटेंस में दो भिन्न भिन्न प्रकार की शक्लो सूरत वाले जो नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेजेस ठीक एक दूसरे के अगल बगल रखे हों। तीसरी बात, और बाद वाला ये जो नाउन है या नाउन फ्रेज है ये कॉमा से सेपरेटेड हो, यानी उसके पहले भी एक कॉमा लगा हो और उसके बाद भी एक कॉमा लगा हो। और तीसरी खास बात ये कि ये दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दिखने वाले शब्द या शब्द समूह एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु या एक ही बात की ओर इशारा करते हों। यानी ये दोनों ही एक ही व्यक्ति होंगे या एक ही वस्तु होंगे या एक ही बात होगी। तो ये जो बाद में रखा हुआ जो नाउन है या जो नाउन फ्रेज है इसी को कहते हैं अपोजिटिव। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब मैं आपको एक या दो एग्जाम्पल्स लिख करके और समझाने का प्रयास करता हूं, तो ये वाली बातें सारी की सारी वहां पर जरा फिट करिएगा। मैं जल्दी से इसे इरेज करता हूं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने यहां पर दो सेंटेंसेस लिखे हैं और इन सेंटेंसेस को जरा ध्यान से पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है, रोहित शर्मा द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अच्छे से देखिए, यहां पर क्या है कि रोहित शर्मा ये एक है नाउन। क्या है, नाउन है। और द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम ये एक नाउन फ्रेज है, ठीक है ना, जिसका जो हेड है वो कौन है, नाउन है। तो ये एक नाउन फ्रेज है। भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान ये एक नाउन फ्रेज है। तो आप देख रहे हैं कि नाउन और नाउन फ्रेज ठीक एक दूसरे के अगल बगल रखे हैं ना। अच्छा, और ये जो बाद वाला जो फ्रेज है ये क्या है, उसके पहले कॉमा लगा है और उसके बाद में भी कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। आप जरा देखो ये क्या हुआ जो मैंने पीछे बताया कि दो भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द या शब्द समूह। तो देखो, एक डिफरेंट टाइप का एक शब्द ये है और एक डिफरेंट टाइप का एक शब्द समूह ये है, ठीक है ना। और दोनों ही इस कॉमा से सेपरेटेड हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि ये जो दोनों ही शब्द या शब्द समूह हैं ये दोनों ही एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। देखो भैया,
किस व्यक्ति की ओर? अगर आप कहेंगे रोहित शर्मा तो ऐसी ही कोई तस्वीर आपके दिमाग में आएगी, और अगर कह देंगे द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम तो भी यही तस्वीर आपके दिमाग में आएगी, राइट? अच्छा, जैसे हम कह देते हैं नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो अगर हम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहेंगे तो भी वही सूरत, और अगर हम नरेंद्र मोदी लिखेंगे तो भी दिमाग में वही सूरत। यानी ये दो भिन्न भिन्न प्रकार के जो शब्द या शब्द समूह है एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, या एक ही वस्तु की ओर इशारा करते हो सकते हैं, या एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हो सकते हैं। अब जरा यहां पर दूसरा सेंटेंस देखिए, यहां पर एक फ्रेज पहले रखा हुआ है। ये फ्रेज भी एक नाउन फ्रेज ही है, क्योंकि इसका जो हेड वर्ड है वो भी क्या है? नाउन ही है। क्या? द होलीएस्ट रिवर, यानी जो पवित्रतम नदी, और उस नदी का नाम यहां पर लिख दिया गया है। तो क्या हुआ? ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द हैं, और एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु के बारे में ये भी बता रहे हैं, ठीक है ना? और दोनों ही कॉमा से सेपरेटेड है, राइट? अच्छा, तो ये जो बाद में रखा हुआ जो शब्द होता है या शब्द समूह होता है, इसी को हम अपोजिटिव कहते हैं। दो तीन नामों से जाना जाता है ये इंग्लिश ग्रामर में। तो पहला नाम तो हो गया अपोजिटिव, दूसरा नाम हो गया केस इन अपोजिशन। ये ध्यान से सुनिए, ये जो स्थान होता है इस स्थान को इंग्लिश ग्रामर की भाषा में बोलते हैं केस इन अपोजिशन, ठीक है? केस इन अपोजिशन बोलते हैं। अच्छा, न केवल केस इन अपोजिशन बोलते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं? ये अगर एक मात्र शब्द होता है यानी खाली नाउन होता है तो इसे नाउन इन अपोजिशन बोलते हैं। अगर फ्रेज होता है तो फ्रेज इन अपोजिशन, इसको क्या बोलते हैं? फ्रेज इन अपोजिशन। और अगर यहां पर कोई क्लॉज रखी हो तो उसे हम क्लॉज इन अपोजिशन बोलते हैं। तो ये होता है भाई अपोजिटिव, और इन सभी को कुल मिलाकर के बोलते हैं अपोजिटिव, राइट? अच्छा, अगर ये जो शब्द समूह है तो इसे हम अपोजिटिव फ्रेज बोलेंगे, और अगर ये केवल एक शब्द यानी एक सिंगल नाउन है तो उसे हम अपोजिटिव बोलेंगे। तो ये हो गया भाई अपोजिटिव। अब मुझे लगता है आपके दिमाग में ये बातें क्लियर हो गई होंगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और अब यहां पर हम बात करते हैं अपोजिटिव फ्रेज की। तो डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी हुई है, बातें वही हैं। एन अपोजिटिव फ्रेज इज अ नाउन और नाउन फ्रेज, यानी एक जो अपोजिटिव फ्रेज होता है वो कोई नाउन या कोई नाउन फ्रेज होता है दैट रीनेम्स। अब यहां पर हम बढ़ेंगे अंदर की बातों को जानने, और वो जो नाउन या नाउन फ्रेज होता है वो रीनेम करता है। अभी ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। या आइडेंटिफाई करेगा, या फिर कोई एक्सप्लेनेशन देगा, यानी कोई डिस्क्रिप्शन देगा किसी दूसरे नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में, बिसाइड इट, इसी के बगल में रखा हुआ। तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? इस डेफिनेशन का मतलब यह हुआ कि एक अपोजिटिव फ्रेज एक ऐसा नाउन या कोई एक ऐसा नाउन फ्रेज होता है जो अपने ही बगल में बैठे हुए किसी नाउन या प्रोनाउन को रीनेम करेगा, यानी उसका दोबारा कोई नाम या उसको उसकी पहचान बताएगा या उसके बारे में कुछ और विवरण प्रदान करेगा। उसी को हम अपोजिटिव फ्रेज कहते हैं, राइट? यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं, और यहां पर मैं आपको यह बताने का प्रयास करता हूं कि ये रीनेमिंग क्या होता है, ये आइडेंटिफिकेशन क्या होता है भैया, ये एक्सप्लेनेशन क्या होता है। तो इनके एक एक एग्जाम्पल्स मैंने रखे हुए हैं। देखो भाई, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए, हमारी नई अध्यापिका, यहां पर एक शब्द समूह है ये, हमारी नई अध्यापिका, और फिर लिखा है सुश्री शर्मा। हमने हमारी नई अध्यापिका जिनका नाम क्या है भाई? सुश्री शर्मा, इसी को रीनेमिंग करते हैं। इस हमें अंग्रेजी पढ़ाती हैं। आवर न्यू टीचर टीचेस अस इंग्लिश, यानी हमारी नई अध्यापिका जो आई हैं, जो अध्यापक हैं, वो हमें क्या पढ़ाती हैं? इंग्लिश पढ़ाती हैं। अब हम ये जो फ्रेज है इसी को अगर हम रीनेम कर दें, यानी हमारी नई टीचर का नाम क्या है, यहां इसी देखो नाउन फ्रेज को हमने दूसरा नाम दे दिया है और वह है मिसेस शर्मा। हमने ये नाम दे दिया है, तो इसी बात को कहते हैं रीनेमिंग। एक ऐसा कोई नाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा जिसकी हम आइडेंटिटी दूसरे रूप में बता दें आगे, यानी उसको फिर से हम दोबारा नाम कोई दे दें, और ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं,
एक खास बात ये कि ये दोनों ही अगर सब्जेक्टिव केस में है तो इन दोनों में से किसी एक से भी काम चल जाएगा। अगर हम सिर्फ इतना कह दें मिसेज शर्मा टीचर्स अस इंग्लिश, मिसेज शर्मा हमें अंग्रेजी पढ़ाती हैं, तो इस क्रिया का सब्जेक्ट ये है, ठीक है ना, और इसी क्रिया का सब्जेक्ट ये भी है। तो ध्यान से सुने कि ये दोनों नाउन या नाउन फ्रेज ही होते हैं, ठीक एक दूसरे के अगल बगल रखे होते हैं। और क्या होता है कि अगल बगल यानी जो बाद वाला जो भी नाउन होता है उसके पहले अधिकांश केसेस में कॉमा ही लगा होता है और बाद में भी कॉमा लगा होता है, कभी कभी नहीं लगा होता है, अभी चलकर मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक, इसको कहते हैं रीनेमिंग। ठीक, आगरा शहर, अब देखिए यहां पर हम एक शहर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है आगरा, ठीक है ना। अच्छा, ताजमहल का घर, आगरा क्या है भाई, ताजमहल का घर, यहां पर आगरा को ताजमहल का घर बताया गया। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि ये आइडेंटिफिक यानी आगरा शहर, उसकी आइडेंटिटी किससे है, यानी उसकी पहचान किससे है, उसकी पहचान है इससे, ताजमहल के घर से उसकी पहचान है। तो ये जो है ये आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी इसकी आइडेंटिटी को बतला रहा है। आगरा शहर इस यानी ताजमहल के घर के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी पहचाना जाता है। दोनों एक ही स्थान के नाम है, आगरा शहर एक स्थान का नाम, सेम स्थान का नाम, और ताजमहल का घर वो भी वही, यानी सेम, दोनों एक ही स्थान को के बारे में बता रहे हैं। बस इसी जो बाद में रखा हुआ ये जो शब्द समूह है जिसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं, इसी को हम अपोजिटिव फ्रेज कहते हैं और इस तरीके से रखा जाता है। देखो, द सिटी ऑफ आगरा होम ऑफ द ताजमहल, ये दोनों एक दूसरे यानी एक ही स्थान के बारे में बता रहे हैं, कॉमा से सेपरेटेड हैं, और बस इस बाद वाले जो नाउन को या नाउन फ्रेज को हम बोलते हैं क्या, अपोजिटिव फ्रेज। ये आइडेंटिफाई करने का काम करता है। एक काम और करता है, चलो वो भी देखते हैं। और तीसरा काम है डिस्क्रिप्शन बताना या एक्सप्लेनेशन देना, एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करने का मतलब होता है कुछ जो भी बात है उसके बारे में और व्याख्या बताना, यानी कुछ डिस्क्रिप्शन देना। क्या है, मेरे चचेरे भाई, एक मेरा चचेरा भाई, माई कजिन, एक फ्रेज ये हुआ, नाउन फ्रेज है ये। अच्छा, अ टैलेंटेड फोटोग्राफर, ये देखो ये मेरे भाई के बारे में एक एडिशनल डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन माने विवरण, अतिरिक्त जानकारी है। ये क्या है, माई कजिन, मेरा भाई, जो कि क्या है, एक टैलेंटेड फोटोग्राफर है। तो इस ये जो मेरा भाई, और यहां पर अच्छे से देखो ये भी क्या है, एक नाउन फ्रेज ही है। अच्छे से ध्यान में ये रखिएगा कि यहां पर ये जो अगल बगल रखे हुए जो शब्द या शब्द समूह होंगे वो दोनों, यानी ये नाउन या प्रोनाउन होगा और ये नाउन या नाउन फ्रेज होगा। ठीक, अच्छे से याद रखिएगा। देखो ये क्या है, टैलेंटेड फोटोग्राफर, तो इसका हेडवर्ड क्या है, फोटोग्राफर, जो कि एक नाउन है। टैलेंटेड इस नाउन की विशेषता बताने वाला है, तो ये पूरा का पूरा ये डिटरमाइनर है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। और ऐसे ही किसी फ्रेज को हम बोलते हैं नाउन फ्रेज। यहां पर देखो मेरे कजिन के बारे में एक एक्सप्लेनेशन या एक डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन हैं वो दोनों एक ही व्यक्ति। क्या है भैया, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। हैज रिसेंटली वन एन इंटरनेशनल अवार्ड, यहां पर क्या है, मेरे चचेरे भाई, और मेरे चचेरे भाई के बारे में एक अतिरिक्त डिस्क्रिप्शन ये है, और उस मेरे भाई ने अभी हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकेंगे, कैसे, देखो जरा यहां पर, माई कजिन अ टैलेंटेड फोटोग्राफर हैज रिसेंटली वन एन इंटरनेशनल अवार्ड। वेरी सिंपल। अब जरा यहां एक सेंटेंस रखा है आपके लिए, इसे ठीक से पढ़ो और बताओ ये क्या कर रहा है। ये जो फ्रेज रखा हुआ है ये रीनेमिंग कर रहा है या आइडेंटिफाई कर रहा है या फिर कोई डिस्क्रिप्शन दे रहा है, जरा आप स्वयं पढ़ करके और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब यहां पर अपोजिटिव फ्रेजेस के टाइप्स, यानी ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो अपोजिटिव फ्रेजेस होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, और उन प्रकारों से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो भी अपने दिमाग में बहुत अच्छे से रखने पड़ेंगे, अन्यथा फिर ग्रामेटिकल एरर्स होंगी और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे होगे तो फिर वहां पर नंबर आपके कम हो जाएंगे।
इसलिए यहां पर जो मैं इस स्लाइड में या इस यानी टाइप्स और जो रूल्स बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं कि ये जो अपोजिटिव फ्रेजेस होते हैं, ये अपोजिटिव हो या किसी भी प्रकार का फ्रेज हो, चाहे ये अपोजिटिव फ्रेजेस हो या फिर किसी भी प्रकार के फ्रेजेस हो। ध्यान से सुनिए, केवल अपोजिटिव फ्रेजेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि कोई भी फ्रेज हो या फिर कोई क्लॉज हो, वो दोनों ही हो सकती हैं। कैसी? रिस्ट्रिक्टिव हो सकती हैं, नॉन रिस्ट्रिक्टिव होती हैं। अब ध्यान से सुने, ये रिस्ट्रिक्टिव या नॉन रिस्ट्रिक्टिव ये क्या होता है, इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या? एसेंशियल फ्रेजेस या एसेंशियल क्लॉजेज। यहां पर हम चूंकि अपोजिटिव पढ़ रहे हैं इसलिए बार बार नाम वो अपोजिटिव ही लिखा हुआ है। चलो अच्छा, देखते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या होता है या एसेंशियल। ये दोनों, एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, यानी ये जो फ्रेज हुआ, ये जो अपोजिटिव फ्रेज हुआ, ये क्या होगा? जरूरी फ्रेज होगा। यानी जिसके बगैर, अगर ये वाला जो फ्रेज है जिसके बगैर मूल सेंटेंस का, यानी जो सेंटेंस है, या तो अपना पूरा अर्थ नहीं प्रकट कर पाएगा या फिर एम्बिगुअस हो जाएगा। एम्बिगुअस का मतलब भ्रामक या अस्पष्ट हो जाएगा, इसलिए इसको एसेंशियल अपोजिटिव यानी एसेंशियल फ्रेज भी कहा जाता है। अच्छा, जब ये एसेंशियल होता है यानी जब ये जरूरी होता है, तो फिर ये जो कॉमा की मैं बार बार बात कर रहा हूं ना, ये कॉमा नहीं लगता है। अगर ये एसेंशियल हो जाएगा तो कॉमा नहीं लगेगा, यही इसका सबसे बड़ा रूल है। और ये जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव, जिसे हम दूसरे शब्दों में अगर कहें तो नॉन एसेंशियल जो फ्रेजेस होंगे, नॉन एसेंशियल का मतलब अगर हम चाहें सेंटेंस में तो उसको रख दें तो एक एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन या एक नई जानकारी आ जाएगी, और अगर ना चाहें तो हटा दें। ये जो सेंटेंस है, इस मूल सेंटेंस की मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, यानी वो जो ग्रामेटिकल इशू और सेंटेंस भी एम्बिगुअस नहीं बनेगा, एकदम स्पष्ट क्लियर होगा। ये बातें मैं आपको बताने चल रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्टिव अपोजिटिव्स होते हैं ये क्या होते हैं। उसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, जल्दी से डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ रिस्ट्रिक्टिव अपोजिटिव ऑल्सो कॉल्ड एसेंशियल अपोजिटिव इज एन अपोजिटिव दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द नाउन इट रिस्ट्रिक्ट्स द रेफरेंस टू ए स्पेसिफिक इंटाइटी। खैर ये तो डेफिनेशन है, पढ़ करके इसकी मीनिंग निकाल लेना। मैं असली बात आपको इस डेफिनेशन में क्या बताई गई है वो बताने का, समझाने का प्रयास करता हूं। देखो जरा, एक रिस्ट्रिक्टिव अपोजिटिव जिसे हम एसेंशियल अपोजिटिव भी कहते हैं, यानी एक रिस्ट्रिक्टिव अपोजिटिव फ्रेज जिसे हम एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज भी कहते हैं। एसेंशियल माने जरूरी, आवश्यक या अनिवार्य जो फ्रेज है, वो एक कैसा फ्रेज होता है? वो एक ऐसा पॉजिटिव फ्रेज होता है जो कि हमें एक बड़ी ही आवश्यक जानकारी देता है। आवश्यक जानकारी वो किस लिए होती है? पहचानने के लिए। किसको? उस नाउन को पहचानने के लिए एक अनिवार्य जानकारी देता है, जिसके बिना वो नाउन अधूरा होता है। ठीक है ना? अच्छा, अब यहां पर इन जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़िए और फिर नीचे कुछ पॉइंट्स हैं यानी जो रूल्स हैं उनको देख लो। देखो यहां पर दो भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द रखे हुए हैं। माय ब्रदर डॉक्टर मेहता लिव्स इन दिल्ली। यहां पर देखो कॉमा नहीं लगा है, चलो मिटा देता हूं फिर अच्छे से देख लो जरा। यहां पर कहीं कॉमा नहीं लगा हुआ, जबकि ये दो भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द हैं। देखो भाई, माय ब्रदर एक नाउन और डॉक्टर मेहता दूसरा नाउन, दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द हैं, लेकिन ये दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। देखो, मेरा भाई कौन है? डॉक्टर मेहता है, और डॉक्टर मेहता कौन है? मेरे भाई हैं। दोनों एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, और मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं, उसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं कि वो दिल्ली में रहते हैं। यानी मेरा भाई दिल्ली में रहता है। सपोज मेरे कई भाई हैं, 4-5 भाई हैं, और उन भाइयों में से मैं कहता हूं मेरा भाई दिल्ली में रहता है, तो सुनने वाला ये जान ही नहीं पाएगा कि मैं कौन। एक भाई मेरा दिल्ली में रहता है, एक कोलकाता में रहता है, एक मुंबई में रहता है, तो मेरा कौन वाला भाई दिल्ली में रहता है ये बताने के लिए इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो इसको क्या करना पड़ेगा? एसेंशियल बनाना पड़ेगा, यानी जरूरी बनाना पड़ेगा। अब जरूरी बनाने के लिए हमें क्या करना है कि बस यहां पर कॉमा नहीं लगाना है। अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, यानी मेरा एक खास भाई जिसका नाम ये है।
ठीक, ये डॉक्टर मेहता के नाम से जिस भाई को जाना जाता है वो दिल्ली में रहता है। अब चलिए मैं एक बार और भी आपको बता देता हूं कि यहां पर अगर हम कॉमा लगा दें तो इसका क्या मतलब हो जाएगा और कॉमा हटा दें तो इसका क्या मतलब हो जाएगा। अच्छे से देखो, अगर हम यहां पर कॉमा लगा देते हैं, पहले ये समझ लो, अगर मान लो यहां पर माय ब्रदर डॉक्टर मेहता लिव्स इन दिल्ली, अगर हम यहां पर ये कॉमा लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरा एक ही भाई है। यहां पर क्या हुआ, ये जो मेरा भाई है वो एक मात्र मेरा भाई है और उसका नाम है डॉक्टर मेहता। तो हमने सब लोग जानते हैं, यानी सुनने वाला जानता है कि मेरा भाई एक ही है, या नहीं भी जानता है तो भी इसका मतलब है कि मेरा एक ही भाई है। और यहां पर एक एक्स्ट्रा जानकारी दे दी गई है, एक्स्ट्रा जानकारी। अगर हम इस जानकारी को यहां पर ना भी दें तो भी सुनने वाला जानता है कि मैं अपने किस भाई की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक ही भाई है। लेकिन अगर हम यहां पर कॉमा ना लगाएं, देखो अगर हम कॉमन ना लगाएं तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हो गया कि मेरे एक से अधिक भाई हैं और मेरे एक से अधिक भाई हैं जो अलग अलग शहरों में रहते हैं। एक दिल्ली में रहता है, एक कोलकाता में रहता है, एक चेन्नई में रहता है। तो अब मुझे ये बताने के लिए कि मेरा कौन सा भाई दिल्ली में रहता है तो मुझे इसे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या इसे एसेंशियल बनाने के लिए क्या करना होगा, यहां पर हमें कॉमा का प्रयोग नहीं करना है, विदाउट कॉमा हमें यहां पर रखना है, तो ये एसेंशियल हो जाएगा। जैसे यहां पर आई विल मीट माई फ्रेंड नेहा एट द कैफे। अब यहां पर अच्छे से देखो जरा, यहां पर भी कॉमा नहीं लगा है। आमतौर पर लोगों के एक ही मित्र थोड़ी ना होते हैं, बहुत सारे मित्र होते हैं। अब जब बहुत सारे मित्र होते हैं तो मित्र को बताने के लिए कि भाई कौन सा मित्र है जिससे मैं कैफे में मिलूंगा, तो उसे यहां पर एसेंशियल बनाने पड़ेगा, यानी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको कॉमा नहीं लगाना है। कॉमा लगा दिया तो इसका मतलब है कि नेहा आपकी अकेली फ्रेंड है, जो कि यहां पर ये लॉजिकल फील नहीं होता है। ठीक, अब चलो नॉन रिस्ट्रिक्टिव, उसी का उल्टा कर दो तो नॉन रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा। देखो जरा, अ नॉन रिस्ट्रिक्टिव अपोजिटिव इज एन अपोजिटिव दैट प्रोवाइड्स एडिशनल, एक अतिरिक्त जानकारी होती है। नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन, एक नॉन यानी गैर जरूरी जानकारी होती है अबाउट ए नाउन, यानी किसी नाउन के बारे में। इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट और डिफाइन व्हिच वन यू मीन, और इसको जरूरत भी नहीं होती है और इसका मतलब भी नहीं होता है कि आपका मतलब किस व्यक्ति से है, यानी उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। देख लो जरा, द ताजमहल, सब कोई जानता है इस ताजमहल के बारे में, ठीक है ना। हमें ये कहने की जरूरत ही नहीं कि कौन सा ताजमहल, अरे भैया ताजमहल तो एक ही है ना, दुनिया में एक ही है ताजमहल। अब ये जो ताजमहल है इसको किसी दूसरी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, नहीं है ना। लेकिन यहां पर देखो आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है। यहां पर द पोएट एक नाउन लिखा है, लेकिन कौन सा पोएट, यानी यहां पर विलियम शेक्सपियर यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जरूरी है ना। इस पोएट को डिफाइन करना जरूरी है कि कौन सा पोएट भाई, ठीक है ना। यहां पर कौन सा मित्र भाई, किस मित्र से आप कैफे में मिल रहे हो, तो इस मित्र को डिफाइन करना जरूरी है। तो ये क्या हो गया, ये एसेंशियल हो गया, ठीक है ना। मेरा भाई, मेरे 4 भाई हैं, उन 4 भाइयों में से कौन सा भाई, तो उस भाई को डिफाइन करना जरूरी हो गया। तो ये सारे के सारे डिफाइन करने वाले नाउन्स हैं, ये रिस्ट्रिक्टिव सेंस में आएंगे बिना कॉमा के। लेकिन ताजमहल को यहां कैसे आप डिफाइन करोगे, भैया ताजमहल तो पहले से ही निश्चित है और सब लोग जानते हैं। इसके बारे में आप एक एडिशनल जानकारी और दे सकते हैं। देखो ये एडिशनल जानकारी है क्या, द ताजमहल वन ऑफ द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के 7 नए अजूबों में से एक। तो 7 अजूबों में से एक कौन सा भैया, ताजमहल। और ताजमहल तो सब कोई जानता ही जानता है, अगर आप ये ना भी लिखो तब भी सभी लोग जानते हैं कि ताजमहल इस संसार के 7 अजूबों में से एक है। वैसे 8 अजूबे हम बोले जाते हैं, तो उन अजूबों में से एक अजूबा। तो ये नॉन एसेंशियल हो गया, ये लिखो और चाहे न लिखो। सेंटेंस यानी क्या है सेंटेंस, द ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल आगरा में है।
तो ताजमहल आगरा में है, ये बात ताजमहल सब कोई जानता है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। हाँ, इसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और दी जा सकती है, एक एडिशनल डिस्क्रिप्शन और लिखा जा सकता है। क्लियर? तो ये हो गया नॉन एसेंशियल, और नॉन एसेंशियल होगा तो फिर कॉमा हम लगाते हैं पहले भी और बाद में भी उस फ्रेज के। जैसे आवर गाइड, हमारा गाइड जिसका नाम क्या है, मिस्टर खान। अब देखो यहां पर क्या है हम कहीं घूमने जाते हैं, तो जब कहीं पर घूमने गए, अब घूमने जाएंगे और हमने किसी मार्गदर्शक को किराए पर लिया, तो वो मार्गदर्शक एक ही तो होगा, कोई दो चार मार्गदर्शक तो होंगे नहीं जिसको डिफाइन करने की जरूरत पड़े कि भाई हमने यहां पर लिखा हम बहुत सारे, अगर हम यहाँ कॉमा नहीं लगाते हैं तो उसका मतलब क्या है, बहुत सारे गाइड्स हैं यहाँ पर, हमारे बहुत सारे मार्गदर्शक हैं, और उन मार्गदर्शकों में से एक जिसका नाम है मिस्टर खान, उसने हमको सारे के सारे हिडन जेम्स शहर के दिखाए। ठीक है ना, ये है इसका मतलब। लेकिन आमतौर पर क्या होता है भाई, लॉजिक भी तो होता है। अब हम कहीं पर जाते हैं, अब जाते हैं तो एक टाइम पर हम एक ही गाइड को तो हम किराए पर लेते हैं, और जब वो एक ही होता है यानी ये सिंगल है, सिंगल बंदा है, तो हम यहाँ पर कॉमा लगा देंगे और उसका नाम भी बता देंगे, नहीं तो इस नाम को बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये नॉन एसेंशियल है, मिस्टर खान आप यहाँ पर नाम बताओ चाहे न बताओ, मतलब सिर्फ यही है कि एक ऐसा गाइड, एक ऐसा मार्गदर्शक जिसको हमने किराए पर लिया था, उसने हमें शहर के सारे छुपे हुए जेम्स दिखाए। क्लियर? तो आपको यहां पर ये बात समझ में आ गई होगी नॉन एसेंशियल। और नॉन एसेंशियल के लिए देखो यहां पर पॉइंट्स क्या है भैया, रूल्स क्या है, हमेशा कॉमा लगेंगे। ठीक, पहले भी कॉमा बाद में भी कॉमा, यानी दो कॉमाओं के बीच में रखा जाएगा। और ये जो जानकारी होती है वो नॉन एसेंशियल जानकारी होती है, अगर आप उसे हटा भी दें तो सेंटेंस की मीनिंग को कन्वे करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दो प्रकार के भैया होते हैं। अब आगे की बात है अपोजिटिव फ्रेजेस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फंक्शन तो भाई नाउन का ही होता है। देखो अच्छे से, ये जो यहां पर रखा हुआ जो भी फ्रेज होगा अपोजिटिव फ्रेज कहलाएगा, और ये स्थान होता है नाउन का, तो ये हमेशा ही क्या करता है, नाउन का ही काम करता है। ठीक है, लेकिन नाउन होने पर वो कौन कौन से अतिरिक्त काम करता है तो आपको पहले भी बता चुका हूं। रीनेमिंग करता है, यानी एक पहले रखे हुए नाउन को वो दूसरा नाम देता है, यानी दूसरा एक उसी का इक्विवेलेंट एक नाम देता है, रीनेम करता है। आइडेंटिफाई करता है, यानी पहचान बताता है। जैसे अभी आपने पीछे पढ़े हैं, मैं फिर से इनको अलग से ही पढ़ा दूंगा। ये आइडेंटिफाई करने का काम करता है। या फिर अतिरिक्त डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर एक नाउन और उसको डिस्क्राइब करने के, यानी एक अतिरिक्त एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। ये तीन प्रकार के काम करता है भाई ये अपोजिटिव फ्रेज। देख लो यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिए हैं। जैसे हमारे नए प्रधानाचार्य, अब हमारे नए प्रधानाचार्य हैं, उनका दूसरा नाम क्या है, डॉक्टर राव। ठीक, तो हमारे नए प्रधानाचार्य डॉक्टर राव, ये देखो ये क्या है, फ्रेज है, और इसी फ्रेज को रीनेम किया है, यानी हमारे प्रधानाचार्य का कुछ नाम भी तो होगा। तो डॉक्टर राव ने आज हर कक्षा का दौरा किया। देखो आवर न्यू प्रिंसिपल, अब हमारे जो नए प्रिंसिपल हैं और एक ही है, सिंगल है वो। ठीक, तो यहां पर कॉमा जरूरी है क्योंकि ये नॉन एसेंशियल है। अगर आप हटा भी दोगे तो कोई जरूरी नहीं, आपको ये नहीं कहना कि कौन सा प्रिंसिपल है। भाई स्कूल का एक ही प्रिंसिपल होता है, तो अब आपको डिफाइन करने की जरूरत तो है नहीं। अब अगर स्कूल में दो चार प्रिंसिपल हों, ठीक है ना, एक स्कूल बहुत बड़ा और उसमें दो चार प्रिंसिपल हो, तो फिर यहां पर आपको कॉमा नहीं लगाना होगा। फिर आपको इसे क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा प्रिंसिपल। आपको बात समझ में आ रही होगी। तो आप देखें यहां पर ये क्या है, ये नॉन एसेंशियल एक फ्रेज है, और इस नॉन एसेंशियल अपोजिटिव से पहले हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। और यहां पर ये रीनेम, यानी दोबारा नाम देने का रीनेमिंग, इसी को हम कहते हैं। यानी एक जो भी बंदा यहां पर है, इस फ्रेज से जिस बंदे को हम किसी दूसरे नाम से जानते हैं, उसी बंदे को हम किसी दूसरे नाम से जानते हैं। ठीक, आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, आइडेंटिफाई का मतलब वही, अगर मान लो हमारे स्कूल में 4-5 प्रिंसिपल हैं और उन 4-5 प्रिंसिपल्स में से किस प्रिंसिपल ने आज क्लासरूम में विजिट किया, दौरा किया।
अगर ये बताना हो तो फिर हम यहां पर कॉमा नहीं लगाएंगे भाई, फिर ये कॉमा नहीं लगेगा, उसी को आइडेंटिफाइंग बोलते हैं। देखो जरा, उपन्यासकार, अब उपन्यासकार इस संसार में तो बहुत सारे हैं भाई, नॉवलिस्ट कोई एक दो थोड़ी ना है, बहुत सारे नॉवलिस्ट हैं। अब उन बहुत सारे नॉवलिस्ट में से कौन सा नॉवलिस्ट है, यहां पर अरुंधति राय ने, देखो अरुंधति राय, तो उपन्यासकार बहुत सारे हैं और उन उपन्यासकारों में से आइडेंटिफाई करना है किस किस वाले उपन्यासकार ने, किस नॉवलिस्ट ने, तो उस नॉवलिस्ट का नाम आपने यहां पर लिख दिया। ये आइडेंटिफिकेशन है भैया, इस उपन्यास की आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। ठीक, जैसे उपन्यासकार अरुंधति राय ने 1997 में बुकर पुरस्कार जीता, तो उपन्यासकार ने 1997 में बुकर पुरस्कार जीता। अगर हम ये हटा दें तो सेंटेंस एम्बिगुअस हो जाएगा, अस्पष्ट हो जाएगा। द नॉवलिस्ट, उपन्यासकार ने 1997 में बुकर प्राइज जीता, तो बुकर प्राइज किसने जीता भाई? नॉवलिस्ट तो बहुत सारे हैं इस संसार में, तो किस नॉवलिस्ट ने, तो उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एसेंशियल हो जाएगा। एसेंशियल माने जरूरी, और जरूरी हो जाएगा तो फिर यहां पर जो कॉमाज हैं वो कॉमाज नहीं लगेंगे। मेरे ख्याल से अब बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से फिट हो रही होगी। ठीक, अच्छा, और तीसरा काम क्या करता है, देखो पहला काम क्या हो गया, रीनेम करने का काम हो गया। यहां पर इस उपन्यासकार को आइडेंटिफाई किया गया है और यहां पर मेरी चाची के बारे में एक अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। ठीक है, क्या है भैया, एक कुशल चित्रकार। मेरी चाची अगले महीने अपनी प्रदर्शनी लगा रही हैं, तो मेरी चाची नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने में एक एग्जीबिशन को लगाने जा रही हैं। अब मेरी चाची क्या है, एक और अतिरिक्त जानकारी हमने यहां पर दे दी है जो कि नॉन एसेंशियल है, यानी कोई जरूरी नहीं सिर्फ इतना कह दोगे तो काम चलेगा। मेरी चाची अगले महीने अपनी प्रदर्शनी लगा रही है। मेरी चाची के बारे में एक और डिस्क्रिप्शन है भाई, यहाँ पर एक और एक्सप्लेनेशन है, इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है मेरी चाची और क्या है। तो ये अतिरिक्त जानकारी है, आपकी इच्छा है तो आप लिख दो, नहीं इच्छा है तो ना लिखो, ये जरूरी नहीं है। तो ये है एसेंशियल और ये दोनों गैर जरूरी हैं। तो जो गैर जरूरी हैं उनके लिए कॉमा लगा देते हैं, और जो एसेंशियल होता है उसको बहुत अच्छे से याद रखना होता है, उसमें कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। अब चलिए देखते हैं कॉमन एरर्स। अब अपोजिटिव फ्रेजेस का प्रयोग करते समय सामान्य तौर पर हम लोग जो लिखने में बोलने में गलतियां करते हैं, न केवल लिखने और बोलने में बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमारे सामने कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमको एरर डिटेक्ट करना होता है। तो देखिए, सबसे पहला तो ये सेंटेंस अच्छे से देखिए, यहां पर आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए वही रेस्ट्रिक्टिव और नॉन रेस्ट्रिक्टिव, ठीक है ना, यानी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जो अपोजिटिव फ्रेजेस होते हैं उनको अच्छे से पहचानिए, और जो एसेंशियल हो, जो एसेंशियल अपोजिटिव या अपोजिटिव फ्रेज हो उसके साथ में हमें कॉमाज का प्रयोग नहीं करना है, और जो नॉन एसेंशियल हो उसके साथ में हमको कॉमाज का प्रयोग करना है। अब देखिए यहां पर माय फ्रेंड, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड हो सकते हैं। अब यहां पर हमने इसको नॉन एसेंशियल बना दिया है, जबकि ये यहां पर एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब जरूरी है, हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे मित्रों में से कौन सा मित्र आ रहा है। ठीक है, यहां पर कहा जा रहा है मेरा मित्र आज आ रहा है या मेरा मित्र आ रहा है, तो कौन सा मित्र, मेरे बहुत सारे मित्र हो सकते हैं, तो कौन सा मित्र आ रहा है वो बताना यहां पर जरूरी है, यानी यहां पर कॉमाज नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये राइट चॉइस है, ये रॉन्ग है। इस तरीके से आप अपने एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। एक दूसरे प्रकार की जो एरर होती है वो ये होती है कि यहां पर एक फाल्स, यानी यहां पर रखा हुआ होता है एक, इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर ये पूछा जाता है। क्या होता है कि एक जैसे माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट के बारे में ही बताने वाला एक और फ्रेज यहां पर रख दिया जाता है, तो इसे अच्छे तरीके से देखिए। ये कौन सा फ्रेज है, क्या ये नाउन फ्रेज है? अब अगर ये नाउन फ्रेज है तो फिर देखो क्या ये और ये दोनों एक ही बातों को बता रहे हैं। तो अब आप यहां पर देखो कि यहां पर ये जो फ्रेज है ये शुरू हो रहा है प्रेपोजिशन से, तो प्रेपोजिशन से शुरू होने वाला जो फ्रेज होता है वो होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज, राइट। और जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है वो वास्तव में किसी भी नाउन का
के अपोजिशन में नहीं आ सकता, यानी उसका अपोजिटिव नहीं बन सकता। तो ये फ्रेज यहां पर गलत है। हाँ, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है लेकिन नाउन फ्रेज का हिस्सा हो सकता है। यहां पर ये नाउन फ्रेज का हिस्सा नहीं है, स्वयं अपने आप में एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है ना? तो फिर ये ऑप्शन यहां पर गलत हो जाता है और कुछ ऐसा लिखना चाहिए, क्या माउंट एवरेस्ट। अब आप देखो यहां पर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन, अब इसका जो हेड वर्ड है क्या है? माउंटेन है, संसार का सबसे सबसे ऊंचा पर्वत। तो यहां पर ये जो पर्वत है ये हेड वर्ड है और जो कि नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज बना। ठीक है, अब आप इसको यहां पर आगे जोड़ सकते हैं, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन एट 8848 मीटर हाई, बाद में जोड़ सकते हैं। तो ये वाला जो फ्रेज है ये इस नाउन फ्रेज के साथ जुड़ तो सकता है, तो सही हो जाएगा, लेकिन अकेला ये आ जाएगा तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कभी अपोजिटिव्स नहीं बनते हैं। राइट? तो ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एक और चीज है, देखिए यहां पर हर कार नीडिंग, यहां पर भी अच्छे से देखिए कि अगर कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज हुआ, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज यहाँ पर एडजेक्टिव का ही काम करते हैं, नाउन का तो काम करते नहीं। वैसे भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस स्थान पर केवल और केवल एक नाउन हो सकता है, या नाउन फ्रेज हो सकता है, या नाउन क्लॉज हो सकती है। राइट? और कुछ दूसरा नहीं हो सकता। यहाँ पर ये पार्टिसिपल फ्रेजेस नहीं हो सकते, ना प्रेजेंट पार्टिसिपल, ना ही पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल, ना ही ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, और कोई भी दूसरा किसी भी प्रकार का फ्रेज नहीं हो सकता। यहां पर केवल और केवल या तो नाउन आएगा और या तो नाउन फ्रेज आएगा, इतना आप अच्छे से याद रखिए। तो बेसिक लेवल पर तो ये 2-3 प्रकार की एरर्स हैं जो हम बेसिकली करते हैं, इन पर आपको ध्यान रखना है। आगे एडवांस्ड लेवल में जब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा तो फिर वहां पर ग्रामर की बाल की खाल निकाली जाएगी, एक ग्रामर वॉर होगी, और फिर वहां पर आपको और भी कई प्रकार की जो एरर्स होती हैं वो एडवांस्ड लेवल पे ही होती हैं, और वो एडवांस्ड लर्नर्स ही उनको समझ सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पर उनको डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी मेरे एडवांस्ड लर्नर्स हैं नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे तो और वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, अब आइए लास्ट में मैं आपको अपोजिटिव फ्रेजेस के बारे में एक ऐसी इंफॉर्मेशन देता हूं जिसके बारे में लोग कभी चर्चा ही नहीं करते, कभी आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा और किसी ने आपको बताया भी नहीं होगा। हाँ, टेक्स्ट बुक्स पढ़ते समय वो चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चीजें आती जरूर हैं आपके सामने, बट आप उन पर कभी ध्यान नहीं देते हो, और ध्यान ना देने के कारण वहां पर क्या छोटे छोटे नुआंसेस हो सकते हैं उनके बारे में तो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। चलो देखो जरा मैं क्या बताने जा रहा हूं। मैं बताने जा रहा हूं मेथड्स ऑफ पंक्चुएशंस। जी हाँ, आप जरा देखो कि जहां किसी सेंटेंस में दो नाउन या दो नाउन फ्रेजेस अगल बगल अगर रखे होते हैं तो वहां पर आप इन कॉमास को यूज करते हो। ये क्या है? ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं, और मोस्टली आपने देखा होगा कि हर जगह यही कॉमास ही लगे होते हैं और कुछ नहीं लगा होता है। ठीक है, और बच्चे लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि अगर यहाँ पर केस इन पोजीशन में कोई नाउन या नाउन फ्रेज रखा होता है तो उसके पहले कॉमा लगाते हैं और बाद में। पूरे वीडियो में मैंने भी आपको यही बताया, लेकिन अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूं। जरा देखिए कि ये जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं इनको रखने के भी 3 मेथड्स होते हैं, यानी 3 डिफरेंट तरीके होते हैं। कभी तो हम कॉमास का प्रयोग करते हैं, कॉमास तो आप लोग जानते ही है ना, क्या ये कॉमा और ये कॉमा, इनका प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम डैश का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी अपोजिटिव फ्रेज से पहले डैश और फिर यहाँ पर अपोजिटिव फ्रेज आएगा और फिर इसके बाद डैश, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और फिर इसके बाद एक तीसरी चीज और भी है, और वो क्या है? पैरेंथेसिस। ये क्या होता है भाई? आपने शायद नाम ही पहली बार सुना हो। ये और कुछ नहीं होता, ये इस तरीके का एक ब्रैकेट होता है। ठीक, इस तरीके का एक ब्रैकेट होता है। तो यहां इन तीनों, यानी ये कॉमास के बीच में यहां नाउन फ्रेज हो सकता है, यहां पर भी एक अपोजिटिव फ्रेज हो सकता है और यहां पर भी अपोजिटिव फ्रेज हो सकता है। बट जब हम तीनों को यूज करते हैं तो इनके यूज में क्या छोटे छोटे अंतर हैं, इनकी मीनिंग में क्या फर्क पड़ जाता है, मैं अब आपको यह बताने जा रहा हूं। तो बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रहा हूं कॉमास, जिनका प्रयोग आप अभी तक पूरे वीडियोस में देखते चले आ रहे हैं। लेकिन वो कॉमा का मतलब क्या होता है भाई? जब हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे कि जब डैश लगाते हैं तो क्या थोड़ा सा क्या डिफरेंस, मीनिंग में क्या डिफरेंस हो जाता है,
और जब हम पैरेंथेसिस यानी उस ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं तो वहां पर मीनिंग में क्या थोड़ा सा अंतर हो जाता है, ये जान लीजिए। देखिए जरा, जब हम कॉमाज का प्रयोग करते हैं यानी किसी अपोजिटिव फ्रेज, यानी ये जो अपोजिटिव फ्रेज है उसके पहले कॉमा और उसके बाद में जब हम कॉमा का प्रयोग करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, यानी सुनने वाले के पास कौन सा मैसेज जाता है, किस तरह का इंपैक्ट वो डालता है। तो जरा देखो, जब हम इन कॉमाज के अंदर किसी अपोजिटिव फ्रेज को रखते हैं तो वो इंपॉर्टेंट तो होता है, नो डाउट, महत्वपूर्ण तो होता है सुनने वाले के लिए, दैट इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट स्टार्टलिंग, लेकिन चौंकाने वाली नहीं होती है। बहुत ज्यादा स्टार्टलिंग का मतलब चौंकाने वाली, यानी बहुत ज्यादा इफेक्ट उसका नहीं होता है, एक सिंपल सा एक फॉर्मल सा इफेक्ट होता है। जैसे माय ब्रदर, इसके बाद मैंने कॉमा लगाया, अ प्रोफेशनल शेफ, यहां पर मैंने बोला मेरा भाई जो कि एक प्रोफेशनल शेफ है, उसके बारे में यहाँ पर हमने एक और जानकारी दी है, इंपॉर्टेंट जानकारी है बट कोई स्टार्टलिंग जानकारी नहीं है। स्टार्टलिंग का मतलब चौंकाने वाली एक कुछ अलग ही किस्म की, और मेरा जो एम्फेसिस है यानी जो जोर है वो बहुत ज़्यादा इस पर नहीं है, बस ये एक सरस प्रवाह के चलते बस यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन मैंने अपने भाई के बारे में दे दिया है। इंपॉर्टेंट तो है बट नॉट स्टार्टलिंग। लेकिन जब हम इस डैशेस का प्रयोग करते हैं तो क्या मीनिंग होता है, जरा देखिए इफेक्ट इसका क्या होता है जब हम डैश का प्रयोग करते हैं। अ शार्प ब्रेक इन द सेंटेंस, सेंटेंस में हम अचानक ही कुछ बोलते हैं और थोड़ा सा ब्रेक लेकर और अचानक थोड़ी सी लाउड वॉइस में हम कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, ड्राइंग एक्स्ट्रा अटेंशन टू द पॉजिटिव, और सुनने वाले से यानी बोलने वाला जब बोलेगा या लिखने वाला जब लिखेगा और ये डैश का प्रयोग करेगा तो वो अपनी बात को बीच में रोक देगा, और रोकने के बाद में यहां पर जो अपोजिटिव के स्थान पर यानी केस इन अपोजिशन में जो बात वो लिखेगा वो वास्तव में क्या है, वो एक्स्ट्रा अटेंशन, सुनने वाले के लिए एक्स्ट्रा अटेंशन डिमांड करता है, यानी विशेष रूप से उस बात को सुनो क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टार्टलिंग है, बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने वाली बात है, यानी जोर दे करके उस बात को बताया जाता है कि नहीं उसको सुनो, आपका ध्यान यहां पर केंद्रित किया जाता है। जैसे हमारे मार्गदर्शक श्री शर्मा, अब हम यहां पर देखो बोल रहे हैं, यहां पर हमारे मार्गदर्शक, अचानक एक हमने ब्रेक लिया और ब्रेक लेने के बाद अचानक थोड़ी जोर से हमने बोला और यहां पर हमने कहा श्री शर्मा। ठीक है, तो बोलते बोलते हमने हमारा जो मेन सेंटेंस है उस मेन सेंटेंस में हमने क्या किया है, एक अचानक एक सडन सा ब्रेक लिया है, और ब्रेक लेने के बाद में जो हमारे मार्गदर्शक हैं उन्हीं को हमने किसी दूसरे नाम से उनका नाम ले लिया, उनके बारे में कोई अन्य जानकारी दे दी। तो यहां पर श्री शर्मा, मिस्टर शर्मा के को हमने जरा जोर से बोला ताकि सुनने वाला जरा ध्यान दे, उसकी ओर विशेष ध्यान दे। तो हमारे मार्गदर्शक श्री शर्मा पुराने शहर की हर गली से परिचित हैं। अब अगर कहने के लिए हमारे मार्गदर्शक पुराने शहर की हर गली से परिचित हैं, हम ये कहना तो चाहते हैं लेकिन हम श्री शर्मा को हाईलाइट जब करना चाहते हैं, इन पर ज्यादा जोर जब हम देना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पर इस डैश का प्रयोग करते हैं, डैश, उसके पहले डैश, उसके बाद में डैश, और ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, आवर गाइड मिस्टर शर्मा नोज एवरी हिडन एले इन द ओल्ड सिटी। ठीक, इस तरीके से बोलते हैं। तो कुल मिलाकर केवल और केवल इफेक्ट का अंतर होता है, बाकी ग्रामर सब सेम वही है, केवल इफेक्ट, इन इफेक्ट्स, इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। एक और तरीका है, अब यहां पर देखिए एक और तीसरा तरीका है और उसको कहते हैं पैरेंथेसिस। का मतलब होता है ये जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, यानी हम उस जो अपोजिटिव फ्रेज है उस अपोजिटिव फ्रेज को हम इस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, यानी कॉमा नहीं लगाते और ना ही हम ये डैश लगाते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या है भाई, इफेक्ट समझना है विशेष रूप से। इट इज एन एसाइड ऑलमोस्ट लाइक ए विस्पर। विस्पर का मतलब होता है बस जरा से बड़े ही महीन से शब्दों में या बड़े मतलब फुसफुसाहट की आवाज में हम कोई चीज कह दे, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, यानी सेंटेंस के फ्लो में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, यानी जो बोलने वाला होता है वो सुनने वाले को ये बात कुछ बहुत ज्यादा इम्फैक्टिकली नहीं बताना चाहता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसका प्रभाव जो होता है सबसे कम होता है। देखिए, टू द रीडर,
It is an aside almost like a whisper to the reader that could be omitted, जिसे हटाया भी जा सकता है without loss of flow। यानी हम सेंटेंस बोलने में जो हमारा फ्लो होता है, अगर हमारा फ्लो कहीं से ब्रेक हो रहा है तो ये इतना नॉन एसेंशियल है कि हम इसको बड़ी आसानी के साथ में हटा देते हैं। जैसे संग्रहालय सुबह 9 बजे खुलता है। संग्रहालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। एक पुनर्स्थापित हवेली, संग्रहालय क्या है? वही एक हवेली जो फिर से रिस्टोर की गई है, ठीक है ना, एक मेंशन है जिसे फिर से रिस्टोर किया गया है। कैसा? द म्यूजियम आर रिस्टोर्ड मैंशन। रिस्टोर्ड मैंशन कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सुनने वाला सुन ले तो सुन ले और ना सुने तो कोई बात नहीं है। ओपन्स एट 9, यानी 9 बजे वो खुलता है। तो ये 3 प्रकार के भाई पंक्चुएशंस होते हैं। इन पंक्चुएशंस को ध्यान में रखें जब कभी आपके सामने लिखे हो तो इस तरह की बात सोच लें, ठीक भाई, वहां पर ये इनका इंपैक्ट होता है, वो उनके इफेक्ट्स होते हैं। बस अब इसके बाद आगे चल करके मुझे आप सबको थैंक्स अलॉट बोलना है, क्योंकि भाई आपने यहां तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं, पहली बार हमारा कोई वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन साथ ही साथ मैं अपने उन रेगुलर व्यूअर से ये कहना चाहूंगा कि भाई आप लोग लाइक्स जरूर किया करें अगर पसंद आए, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी करो, बिल्कुल। और आप अपने कमेंट्स जरूर लिख करके भेजें, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। अच्छा लगा, अगर कोई कमी रह जाती है तो मुझे आप बताएंगे, तो मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा ना। तो आप लोग इस तरह से मेरी हेल्प कर सकते हैं। अगर लाइक करते हैं तो भाई मुझे मोटिवेशन मिलता है और बेटर करने का। अगर डिसलाइक भी करते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसी ऐसी कमी रहेगी, तो मैं उसमें इंप्रूवमेंट करूंगा। चलिए अब आज इतना ही। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए फ्रेज के साथ में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।